चुनावी शंखनाद हो गया है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर बवाल मच गया है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं कि 8 चरणों में चुनाव कराना मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना। इन सब के बीच जो 8 चरण हैं, उनकी तारीखें क्या है, कितनी सीटों पर कब होगा मतदान, कब होगी वोटिंग, वो जान लीजिए। सबसे पहले 27 मार्च को यहां पर दिखा रहे हैं। 27 मार्च को 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 1 अप्रैल को 30 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण आप देख रहे हैं 6 अप्रैल को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6 अप्रैल की तारीख अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां जहां वन फेज में इलेक्शन होने हैं वहां पर 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है दूसरे राज्यों की। यहां पर चौथा चरण पश्चिम बंगाल का 10 अप्रैल को 44 सीटों पर होगी वोटिंग। पांचवा चरण 17 अप्रैल को 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठा चरण 22 अप्रैल को 43 सीटों पर उस दिन मतदान करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता बाहर निकलेगी। अगले 2 चरणों पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। ये दोनों चरण भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। 7वां चरण आपको बता दें 26 अप्रैल को 36 सीटों पर वोटिंग होगी। 8वें चरण में 29 अप्रैल को 36 सीटों पर वोटिंग होगी और इस तरह से 29 अप्रैल ये चुनाव की आखिरी तारीख, जब चुनाव पश्चिम बंगाल में संपन्न करा दिए जाएंगे। 294 सीटों के लिए अपना भाग्य विधाता चुनेगी। और अब आगे बढ़ते हुए 2016 के वो कौन से आंकड़े रहे थे जिसके जरिए टीएमसी ये दावा करती है कि एक बार फिर से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। क्या चुनावी रिजल्ट था 2016 का, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और उसके बाद 2019 लोकसभा के आधार पर भी हम पार्टियों के प्रदर्शन को आंकेंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 2016 के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। 44.91% उसका वोट शेयर था। कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी। 12.25% वोट शेयर था। सीपीएम को आप देख रहे हैं, कांग्रेस और सीपीएम ने साथ में चुनाव लड़ा था। 26 सीटें जीती थी। 19.75 उसका वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई थी, सिर्फ 3 सीटें जीती थी। 10.16 उसका वोट शेयर था। हालांकि तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के बाद जिन्होंने 2016 में जीत हासिल की थी, आपको बता दें मौजूदा समय में बीजेपी के पास इस वक्त तकरीबन 27 विधायक हैं। वहीं अन्य देखिए 10 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। ये तो हमने बात कर ली है 2016 में हुए विधानसभा के चुनावों की, जिसमें प्रचंड तरीके से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 की तस्वीर उलट गई। वोट शेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको गौर करना होगा। आप देख पा रहे हैं टीएमसी यहां पर किस तरह से 22 सीटें उसने जीती थी। 43.28% उसका वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी। 40.64% उसका वोट शेयर था। यानी कि तकरीबन 3% के आसपास वोट शेयर कम था बीजेपी का। और इसी आधार पर बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे 2 सीटों के साथ, सीपीआईएम का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन टीएमसी 22 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने जब 18 सीटें जीती थी, और ये 18 सीटें आपको बता दें विधानसभा के लिहाज से तकरीबन 128 सीटों पर उसकी बढ़त को दिखाती हैं। इसी वजह से बीजेपी का यह दावा है कि इस बार तो परिवर्तन पश्चिम बंगाल में तय है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अब जरा ड्रोन के जरिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ऊपर से मुद्दे भी आ गए और इन मुद्दों के जरिए दूसरी तरफ है, ये इन मुद्दों के जरिए आप समझ पाएंगे कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार, बार बार टोलाबाजी के आरोप लगाती है बीजेपी। परिवारवाद के आरोप लगाकर अभिषेक बनर्जी पर तंज कसे जाते हैं। टीएमसी पर निशाना साधती है। मुस्लिम तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। जय श्री राम वर्सेस दुर्गा मां का मुद्दा भी वहां पर छाया हुआ है। वो तमाम मुद्दे आपको दिखा रहे हैं। हिंसा, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहां पर हिंसा लगातार जारी है। बीजेपी का यह कहना है कि हमारे 130 कार्यकर्ता मारे गए, जबकि टीएमसी वहीं इस पूरे मामले में अपना अलग मत है। तो कौन कौन से वो मुद्दे थे वो भी हमने आपको समझा दिया। 2016, 2019 की स्थिति भी आपको बता दी। 2021 के लिए दावे क्या हैं, ये भी अपने आप में जानना महत्वपूर्ण है। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नूपुर शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी जुड़े हुए हैं। नूपुर, अब सीधे आपका रुख करते हुए, तमाम मुद्दे जो छाए हुए हैं, बीजेपी जो उठा रही है वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उस चेहरे का है जिसको लेकर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन होगा आपका मुख्यमंत्री। आपको लग रहा है कि 2019 में पीएम चुनने के लिए वहां की जनता ने बीजेपी को तो वोट दे दिया, 2021 में भी ऐसी स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आमतौर पे चित्रा जी, नमस्कार आपको, रिजू जी को और हमारे दर्शकों को। लेकिन आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी खास करके राज्य सरकार के चुनाव के बीच के अंदर अपना चेहरा नहीं उतारती, और चेहरा कौन होगा जब परिणाम आ
जाएंगे, ये बिल्कुल ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है। मेरे पास मैंडेट नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी भी करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं शुरू से आपकी डिबेट के साथ जुड़ी हुई हूं और दीदी की जो आज प्रेस वार्ता हुई है उस पर मैंने भी थोड़ा गौर किया, तो मैं जरा ये कहना चाहूंगी कि जब जब विपक्षी दल को इलेक्शन कमीशन और ईवीएम याद आया, समझो चुनाव में हारना उसके सामने और उसके पास आया। तो मुझे तो आज यही नजर आया कि किस तरीके से दीदी ने अपने पूरे प्रेस वार्ता में ये तक कह दिया कि बीजेपी असम और तमिलनाडु के चुनाव के बाद आएगी। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि पहले 3 चरण जो हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं ले रही कि उनके बाद ही आएगी, 6 अप्रैल के बाद ही आएगी? बिल्कुल। तो रिजू ये जो दत्ता आज जवाब देंगे। घबराहट थी, हाँ। जो आज घबराहट थी दीदी की पूरी प्रेस वार्ता में, और वो क्या क्या बोल गई। वो हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रही है, जबकि वही कलकत्ता का उच्च न्यायालय 6 बारी खिंचाई करता है दीदी की सरकार की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ये घबराहट जो आज पूजा अर्चना करती है आप नजर आ रही है, कहाँ आप मौलवियों को याद करती थी, उनको स्टाइपेंड देती थी, चुनाव पास आ गया तो अब आपको ब्राह्मण याद आ गए 8,000 स्टाइपेंड देने के लिए। तो ये बहुत कुछ जवाब दीजिए बयान रिजू दत्ता जी। करता है। घबराहट है जिसमें ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही हैं। देखिए, मैं आपको और नुपुर जी को और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, बंगाल की एक बेटी 10 साल से बंगाल की सत्ता चला रही है और बंगाल की ही एक बेटी है जिसने इस प्रदेश में फ्री राशन, फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन दिया है और बंगाल के हर निवासी को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। हम तो ये चुनाव लड़ेंगे जो हमने काम किया, जो हमने प्रिंट करके रिपोर्ट कार्ड पे दे दिया है, वो सब देख सकते हैं, विरोधी पक्ष भी देख सकते हैं, और हम इसी मुद्दे पे लोगों के पास जाएंगे कि देखिए हमने इतना काम किया और आगे हम। तो जब इतना काम किया था तो ये पूजा पाठ की तस्वीरें लाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? कहीं बीजेपी के ट्रैप में तो नहीं फंस गए आप लोग? देखिए एक सिंपल सा बात है, अगर इतना बड़ा गणतंत्र का जब उत्सव होगा कहीं भी, देखिए बंगाल इलेक्शन के ऊपर तो सारा देश देख रहा है, तो कोई भी अच्छी चीज के पहले हम लोग तो घर पे पूजा करते हैं, इसमें नया कौन सा बात है? सिर्फ मैं आपको चित्रा जी एक चीज बता दूं, आप लोगों के पास सारा डेट आ गया मई के 2 तारीख तक का, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एक डेट नहीं आया और वो डेट मई के 2 तारीख को आपके पास आएगा जब ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए शपथ ग्रहण करेंगी मई 2021 में। ये डेट बाकी है। नूपुर शर्मा जवाब दीजिए आप। रिजू दत्ता ने जो बातें कही उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि दरअसल बहुत सारा विकास कर रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें पूजा पाठ की हैं उसको लेकर बीजेपी इतना तंज क्यों कस रही है? ये पूजा तो साल में 2 बार ममता बनर्जी के घर पर की जाती है। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि जो आज तक हिंदुओं को पूछ नहीं रही थी, जिनको जय सिया राम के नारे से, जय सिया राम से ही इतनी चिढ़ मच जाती है कि वो भैया नेताजी की कार्यक्रम में ही बेइज्जती करके चली जाती हैं। क्या वहां प्रधानमंत्री नहीं बैठे थे? और क्या नेताजी की अस्मिता और उनकी याद को ये बेइज्जती नहीं होगी उनके परिवार वालों को? क्या आप कोई ऑडियंस में से जय सिया राम कह रही है तो आप चिड़चिड़ा के और चिल्ला बिल्ला के और अटक पटक के वहां से उठ के चली गई? वहीं पे आपको ध्यान होगा ये 2 साल पहले चुनाव के अंदर कुछ युवाओं ने जय सिया राम क्या कह दिया था, तो किस तरीके से उनको डिटेन करके उनकी मार पड़ा दी थी। लेकिन मैं अगर आप सिर्फ विकास की बात करेंगे तो आपके इंडिया टुडे ने नवंबर 2020 के अंदर ये एक कंपैरेटिव स्टडी करी थी, नवंबर 24, 2020, टेल ऑफ 2 स्टेट्स, हाउ वेस्ट बंगाल एंड गुजरात परफॉर्म एट वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये आपके इंडिया टुडे की ही न्यूज रिपोर्ट से पढ़ रही हूं मैं। चलिए थोड़े आंकड़े सुनते हैं, आपकी ही रिसर्च है। इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि पर कैपिटा इनकम जहां पे 65,000 रुपए है बंगाल के अंदर, वहीं पे गुजरात प्रदेश में 1.5 लाख रुपए है। जहां पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है बंगाल में 5,000 रुपए का कर्ज अपने सर पे बांध के पैदा होता है। आगे सुन लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट जहां पे 10% है गुजरात में, 5 से 6% आपके बंगाल में है। ये देखिए आपने आंकड़ों के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। ठीक है, जल्दी से रिजू दत्ता। अब बजट में 1% से कम यूज होता है। बजट से 1% पे कम होता है हाउसिंग में, सोशल सेक्टर में, ओबीसी, एससी, एसटी में, सैनिटेशन में और एजुकेशन में। वो जितना कम बोलेंगे विकास उतना ही रहेगा। सिर्फ एक चीज हुई है, तोलाबाजी, गठबंधन। वक्त की कमी है, आप दोनों को यहीं पर रोकना पड़ा है। देखिए ये जो लड़ाई टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे थे, दरअसल ऐसी ही लड़ाई पश्चिम बंगाल में बिल्कुल एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार बाजी कौन मार ले जाता है? 10 सालों की सत्ता को क्या आगे भी बरकरार रखने में दीदी कामयाब होंगी या फिर बीजेपी बाजी पलटकर परिवर्तन कर देगी? इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।